दोस्तों, भारत से तनाव के बीच में पाकिस्तान शुरू-शुरू में तो शेर बनता रहा, लेकिन अब वो ताकतवर देशों के सामने सफाइयाँ देते हुए मदद माँग रहा है। तो फिर पाकिस्तान के लाचारी और बेबसी को भी समझाते हैं आपको कि अब तक पाकिस्तान कहाँ-कहाँ मजबूर रहा। यहाँ तक कि वहाँ से सैन्य जनरल आसिम मुनीर भी उल-जुलूल बयानबाजी करके जो और गायब हो चुके हैं। खुद पाकिस्तान के मीडिया उनके अंडरग्राउंड होने या फिर देश से भाग जाने के अनुमान लगा रही है। अब मुनीर हों या फिर पिछले सारे सैन्य लीडर, सबने ही अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कश्मीर मुद्दे को हवा दी है। यहाँ तक कि इसका असर ये भी हुआ कि सेना अलग सत्ता बना ली, जो राजनीतिक सत्ता पर असर डालने लगी है। सेना अपनी अलग सत्ता डाल दी है। अब जब भी पाकिस्तान में लोग महंगाई या बेरोजगारी जैसे सवाल उठाते हैं, तो सेना और सेना के जो सपोर्ट वाली सरकार है, उनका ध्यान कश्मीर की ओर मोड़ देती है। ये पाकिस्तान की मजबूरी भी है और वो ये कहते हैं कि असली दुश्मन भारत है और कश्मीर को पाकर ही देश तरक्की कर सकेगा। अब पाकिस्तान का ये कहना है और इससे लोगों का गुस्सा डाइवर्ट हो जाता है और वे सेना की हाँ में हाँ मिलाने में लग जाते हैं। अब इस बहाने से आर्मी को भारी बजट, खास अधिकार और राजनीति में दखल भी मिल जाता है। अब आर्मी भी अपनी वर्चस्व दिखाने में लग जाती है। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो कश्मीर एक बहाना बन चुका है, जिसे भुना भुना कर आर्मी ने खुद को इतना मजबूर कर लिया और मजबूत कर लिया कि असल सरकार भी उनसे डरने लगी। और अब हालात ये हैं कि वहां असली ताकत सरकार के पास नहीं, बल्कि सेना के पास है। और वही सरकारें बनाती भी है और गिराती भी हैं। मतलब पाकिस्तान की सेना ही सरकार बनाती और गिराती है। 50 के दशक के आखिरी में पाकिस्तान में पहला सैन्य तख्तापलट हुआ, जब फिरोज खान नूर की सरकार को हटाते हुए जनरल अयूब खान देश के सैन्य शासक बन गए और बाद में खुद को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। और इस बीच में देश की इकोनॉमिक हालात खस्ता होती जा रही थी और तभी राष्ट्रपति खान ने बड़ा फैसला लेते हुए भारत से लड़ाई का फैसला ले लिया। अब यही नहीं, इसके बाद देखिए, अगस्त 1965 की बात है, जब इस्लामाबाद ने ऑपरेशन जिब्राल्टर शुरू किया। इसके तहत उन्होंने कश्मीर में अपने सैनिकों को खुफिया तरीके से भेजा, ताकि वहां के मुसलमानों को भारत के खिलाफ अलग थलग किया जा सके। अब हालांकि कश्मीरी जो आबादी है उसने बगावत तो नहीं की, लेकिन उल्टे भारत को घुसपैठियों की जानकारी मिल जरूर गई। अब इसके बदले में ये हुआ कि हमारी जवाबी कार्रवाई से, भारत के जवाबी कार्रवाई से के साथ दोनों के बीच में जंग छिड़ गई। इसके बाद यूक्रेन के बीच में जो इधर यूएन के बीच में जो हुआ था, तो बीच बचाव करने के लिए लड़ाई भले ही थमी थी, लेकिन इसके जरिए जनरल खान ने ये दिखाने की कोशिश की कि सेना ही देश की असली ताकत है और वही देश को बचा सकेगी। और फिर से जनरल खान क्या किए कि कश्मीर के कबायली लड़ाकों और छुपे हुए ऑपरेशनों में प्रमोट कर दिया और इस पूरे टकराव को ऐसे पेश किया जैसे पाकिस्तानी अवाम असल मुद्दों से दूर हो गई। अब फिर पाकिस्तान की जो जनता है उसका ध्यान भटक गया। इसके बाद आए जनरल जियाउर हक। जियाउर हक जब आए तो इन्होंने भी कुछ ऐसे ही तकनीक अपनाई। वैसे तो तकनीकी तौर पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी थे, लेकिन वे केवल कठपुतली रहे। लेकिन असल फैसले हक लेते थे। जो असल फैसले थे वो कश्मीर मुद्दे का इस्तेमाल बहुत ही चालाकी से किया। और उन्होंने अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ लड़ने वाले मुजाहिदीन लड़ाकों को कश्मीर भेजना शुरू कर दिया। अब उसी दौर में जो एक और आए, हिजबुल मुजाहिदीन। ये हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन बन गया, जो कि दिखने में कश्मीरी था, लेकिन असल में पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा था। अब जियाउर रहमान ने ऐसा इसलिए किया ताकि लोगों का ध्यान उनकी तानाशाही, मार्शल लॉ और कमजोर जो बढ़ती इकोनॉमी है उससे हट जाए। और इसी समय पाकिस्तान में न्यूक्लियर भंडार पर काम भी शुरू होने लगा था, क्योंकि तब अमेरिका को अफगानिस्तान में सोवियत संघ, जो कि अब रूस है, इसके खिलाफ पाकिस्तान की जरूरत थी। तो लिहाजा उसने भी जिया को सपोर्ट किया
और इस बीच में अपने देश की जो परिस्थितियां हैं, परेशानी है, उसको ढकने के लिए जियाउर रहमान ने कश्मीर का जमकर इस्तेमाल किया। और जनरल परवेज मुशर्रफ भी इन सब में कई कदम आगे रहे। परवेज मुशर्रफ भी कम नहीं था। उन्होंने जब 1999 में भारत के खिलाफ करगिल की साजिश रच डाली और फिर उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी और आतंकवादियों को चुपके से कश्मीर की कारगिल, जो कि अब लद्दाख है, उसमें भेजा और उन्हें कश्मीरी फ्रीडम फाइटर की तरह दिखाया। मुशर्रफ ने यह भी दिखाया कि कश्मीरी भारत से अलगाव चाहते हैं, जबकि ये असल में पाकिस्तानी आर्मी के लोग थे जो कि प्लांट किए गए थे, मतलब भेजे गए थे पाकिस्तान से भारत। अब इसके बाद इससे जो मुशर्रफ की इमेज है एक मजबूत नेता के तौर पर बनी और वहीं दूसरी तरफ से यही जनरल 9/11 आतंकी हमले के खिलाफ खुद को अमेरिका के साथ भी बता रहा था। और इसी दोहरी नीति से मुशर्रफ ने यह पक्का किया कि सेना की अहमियत बनी रहे, चाहे वो अमेरिका की नजरों में हो या फिर पाकिस्तानियों की नजरों में। अब बात आती है साल 2007 से साल 2013 के बीच में। यहाँ पर जनरल अशफाक परवेज परवेज कयानी रहे और कयानी के दौरान पाकिस्तानी आर्मी ने कश्मीर मुद्दे को सैन्य बजट और कूटनीतिक दबाव के लिए बड़ा हथियार बनाया। और फिर साल 2008 के जो मुंबई हमले हैं, इसके बाद पाकिस्तान ने लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी समूह के नेताओं को भी बचाया, जैसे हाफिज सईद है। और इन गुटों को कश्मीर की आज़ादी के नाम पर लगातार डिफेंड किया जाता रहा। और साथ ही सैन्य प्रमुख ने भी कश्मीर को बजट के दौरान कभी भी सेंटर से हटने ही नहीं दिया, ताकि सेना को जमकर आर्थिक मदद मिलती रहे। और इसका फायदा वहां के जो भी सेना रहा वो उठाता रहा। इसके बाद लगभग 4 साल तक सैन्य शासक रहे जनरल रहील शरीफ। रहील शरीफ ने कश्मीर को लेकर तनाव को और भी हवा दे दी, खासकर साल 2016 में उरी हमले और फिर भारत के सर्जिकल स्ट्राइक के बाद। अब दरअसल उरी आतंकी हमले के बाद हमारी जो कार्रवाई है, भारत की कार्रवाई है, शरीफ ने मौके की तरह बनाया। एलओसी पर गोलीबारी तेज कर दी ताकि लोगों को लगे कि पाक सेना भारत को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। और असल में ये सब इसलिए किया गया ताकि पाकिस्तान की जो जनता है उसको और सरकार को लगे कि सेना ही असली जो प्रोटेक्टर है वो है और उसे हमेशा अपर हैंड मिलता रहे। और फिर दोगुनी नीति रखने में भी जनरल शरीफ आगे रहा। दोगुनी नीति, दोहरी चाल चलने के लिए जो शरीफ के तौर पर अंदरूनी आतंकवाद के खिलाफ की अगर बात होती है तो फिर कार्रवाई चल रही थी, जबकि जो आतंकी समूह कश्मीर पर फोकस करते थे, जैसे कि लश्कर ए तैयबा, उसे उन्होंने छुआ तक नहीं। और इससे दुनिया को ये दिखता रहा कि पाकिस्तानी सैन्य टेररिज्म के खिलाफ सख्त है, लेकिन साथ ही सेना की जो कश्मीर नीति है वो भी अलग अलग से चलती रही। तो ये भी एक फार्मूला अपनाया गया। इसके बाद आते हैं साल 2022 में जनरल आसिम मुनीर, जो कि अब भी बने हुआ है। और आसिम मुनीर इतना चालाक आदमी है कि समझिए ये सारा दौर वहां पर भारी राजनीतिक अस्थिरता का रहा है, जिसने जाहिर तौर पर सेना का हाथ रहा। और इसी समय मुनीर ने कश्मीर को लेकर बड़ी बड़ी बयानबाजी शुरू की, जैसे कश्मीर को पाकिस्तान की जो जगुलर जगुलर वेन बता दिया, गले की वो नस जिसके बगैर शख्स यहाँ जिंदा न रह सके। तो ऐसे ऐसे चीज उसने बना दिया। मुनीर टू नेशन थ्योरी को भी उछालते रहा। और इससे क्या हुआ, कश्मीर चूंकि मुस्लिम बहुल इलाका है तो लिहाजा उसे भारत में नहीं होना चाहिए था, ऐसा बयान दिया। कश्मीर के नाम पर आतंकी पाले पोसे जाते रहे। और फिर हाल में पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ, इससे ठीक पहले मुनीर ने ही कई उल्टे पुल्टे बयान कश्मीर को लेकर दिए थे। और अब इन्हीं जनरल के बारे में कयास लग रहे हैं कि भारत से घबराकर वे कहीं छिपे बैठे हैं। अब मुनीर इतना शैतान है, समझिए कि खुद की प्रॉपर्टी विदेश में बना रहा है और पाकिस्तान में अपनी ताकत दिखाने के लिए दो देशों को लड़वा रहा है। अब उम्मीद करते हैं कि अभी तक की जो पूरी कहानी थी कश्मीर में कैसे सेना ही पूरी सर्वो-सर्वा है, उसकी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अगर आई हो तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।